गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रोचक चर्चा चल रही है और इससे पहले की वीडियोस में भी हमने इसके प्रस्तावना के कुछ शब्दों की व्याख्या की है। आज मैं आपके साथ स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के में से जो स्वतंत्रता शब्द है इसका मैं आपके साथ विश्लेषण कर रहा हूँ। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के बारे में जो संविधान में हमें दी गई है वो उसके बारे में यह है कि allowing individuals to hold opinion, seek, receive and impart information through any media without interference। ठीक है, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। अब ये है कि कई बार ये आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता दी गई है तो स्वतंत्रता पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। नहीं, जब भी आप इसमें उत्तर लिखते हैं या इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो ध्यान हमेशा रखिएगा कि हमें ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि युक्त निर्बंधनों के अधीन है। तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई? जब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है कि हमारे ऊपर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है, तो फिर पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई है? आप समझ सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जिसकी जो मर्जी आई वो करे। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जिसकी जो मर्जी आए वो करे। लेकिन ऐसे व्यवहार से ऐसा अगर सबको छूट दे दी गई तो समाज में क्या हो जाएगी? अव्यवस्था आ जाएगी। भेड़िए की अबाध स्वतंत्रता मेमने के लिए मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, जब आप जिलाधिकारी होंगे तो आपको ये शक्तियां दी गई हैं कानून के द्वारा कि जिला अधिकारी को अगर लगता है कि तनाव है या कुछ कोई शक्तिशाली समूह समाज का ऐसा है कि किसी कमज़ोर समूह पे हावी होने जा रहा है तो उसके लिए कर्फ्यू लगाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी उसमें कर्फ्यू लगा सकता है, धारा 144 भी लगा सकता है। ये सारी मैजिस्टेरियल पावर्स कलेक्टर को दी जाती हैं। ठीक है, ताकि कोई सक्षम, ठीक है, निर्बल का क्या ना कर सके, शोषण न कर सके। इसलिए स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है। इस पे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, फिर बता देता हूँ कि स्वतंत्रता निरंकुश नहीं बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत तर्क संगत प्रतिबंधों के साथ मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। अब रही बात कि इसमें कुछ चीजें हैं कि एक तो यह है कि भाई इंडिविजुअल लिबर्टी इज कंसीडर्ड एज ए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जेएस मिल भी का भी नाम आता है और वो इथिक्स में भी आपको पढ़ने हैं जेएस मिल साहब। तो वो ये है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लिबर्टीज हम आत्यंतिक या एब्सोल्यूट रूप से नहीं दे सकते क्योंकि सरकार यानी कि राज्य और नागरिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे एक समझौता हो गया कि हाँ भाई राज्य कुछ अंकुश लगाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता में, लेकिन बदले में नागरिक को क्या देगा? कुछ सुविधाएं देगा। तो जितने अंशों में हम सरकार से सुविधा पाते हैं उतने अंशों में हमें अपनी स्वतंत्रता सरकार को, इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि सरकार क्या देती है? सरकार क्या देती है? सरकार आपको स्वास्थ्य देती है, शिक्षा देती है, आधारभूत सुविधाएं देती है, रेलवे, ठीक है, सड़कें, यातायात के साधन सब देते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई मेट्रो में गाना नहीं बजा सकते, मेट्रो में रील नहीं बना सकते, ठीक है, मेट्रो में आप अभद्र डांस नहीं कर सकते, ठीक है, बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा सकते। तो आप कोई कहेगा नहीं मैं तो स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, मैं तो रील बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर सीआरपीएफ वाले क्या करते हैं? पकड़ करके उसको कहते हैं चल रील करना, बाहर बना। ठीक है, कोई कुछ खाता है, गिरा देता है तो उस पर जुर्माना लगता है 200 रुपये। कुछ गुटखा खा करके आ गए और अगर पकड़ लिया सीआरपीएफ वालों ने तो 200 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि आपको मेट्रो की सुविधा मिली है, इसके बदले में कुछ अंकुश आपकी स्वतंत्रता पे लगाए गए हैं। इसको थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये स्वतंत्रता उतने अंशों में हमें खोनी पड़ती जितने अंशों में हम सरकार से सुविधा लेते हैं। दूसरा कि एक प्रश्न ये भी रहता है कि लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रेगुलेटेड।
कि ये विनियमित की जाती है कि क्या कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में, ठीक है, सामाजिक सौहार्द के संदर्भ में अब आपको वाक स्वतंत्रता दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, तो इसका मतलब नहीं आप अपनी छत में चढ़ करके और सुबह सुबह पड़ोसी को गाली देने लगी और कहीं नहीं आर्टिकल 19 के तहत मुझे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो अपनी छत में आकर के डंडा ले करके और पीटना शुरू कर देगा, थोड़ी देर में व्यवस्था टूट जाएगी और वो क्या बन जाएगा, जातीय संघर्ष या सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लेगा। तो इसलिए कहा गया है कि उतना ही बोल सकते हो, जैसे ही आप हेट स्पीच देते हैं, जैसे आप इस प्रकार की बातें करेंगे, ऐसी ठीक अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता पे सरकार क्या लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कई अब डिजिटल एज है, तो डिजिटल एज में ऐसे कई सोशल अकाउंट, मीडिया अकाउंट्स को ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर तत्काल बैन कर दिया जाता है, जो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हों। अब ये आता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता है। तो ये हमारी सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता, जो कि लोकतंत्र का आधार है। तो नागरिक स्वतंत्रता में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन एंड असेंबली। आपको संघ बनाने का अधिकार है, आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति का, अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, ठीक है, जो आपको सूचना का अधिकार प्राप्त दिया गया है, उसके तहत ही किया गया है। और यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उसके आर्टिकल 18 और 19 में ये अधिकार दिया गया है। इसको मानवता के लिए वरदान माना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वारा आप क्या करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, चुनाव। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, नीति निर्माण। अब आप पूछेंगे कि सर हम नीति निर्माण में कैसे भाग लेते हैं, कानून मेकिंग, लॉ मेकिंग में कैसे भाग लेते हैं। आप लेते हैं, जो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हो जाते हैं, जब आप वोट देते हैं, आपको पता नहीं है कि आप वोट देकर कि कितना बड़ा, मतलब एक कितना बड़ी जिम्मेदारी आप निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कानून निर्माण की या विधि निर्माण की मूल शक्ति है, ओरिजिनल पावर है, वो नागरिकों के पास है, ठीक। जब नागरिक के रूप में हम वोट देते हैं अपने विधायक चुनने के लिए या सांसद चुनने के लिए, तो हम वोट के द्वारा उस व्यक्ति को अपनी जो लॉ मेकिंग पावर है वो डेलीगेट करते, प्रत्यायोजित कर देते हैं। हम प्रत्यायोजित करके ये बोल देते हैं भाई हमारी तरफ से कानून बनाने का अधिकार ये इस व्यक्ति को दिया, ठीक है। वैसे ही जैसे कि पिता कई बार अपने बेटे के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कर देता है कि भाई हमने इसको अधिकृत कर दिया इस काम के लिए, ठीक है। तो लाइक दैट। इसी तरह से इकोनॉमिक जो लिबर्टी है, वो आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, आजीविका का साधन अपना सकते हैं और अभावों से मुक्ति और तंगहाली से मुक्ति से संबंधित ये कंसेप्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी। अब ये आता है कि की कंसेप्ट क्या है। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि भाई राजनीतिक सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विद्वान हैं उसमें आते हैं आपके जितने भी उदारवादी चिंतक हैं, जेएस मिल है और आपके रॉसो हैं। और नेगेटिव लिबर्टी का जो एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है इसाक बर्लिन है। इसाक बर्लिन ये कहता है कि सरकार या समाज को व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसका एक ऐसा स्पेस होना चाहिए व्यक्ति का जहां वो अपनी इच्छा से रह सके, ठीक है। उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं, मतलब इतना ज़्यादा वो चाहता है स्वतंत्रता कि अगर कोई व्यक्ति सड़क में नंगा भी घूम ले तो उसको भी नहीं रोका टोका जाए। इसाक बर्लिन की नेगेटिव स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई नंगा घूमे, कोई महीनों तक न नहाए, ठीक है, कोई गंदगी, यानी कि अगर किसी को शौच आ गया और वो कनॉट प्लेस सीपी में घूम रहा है तो बीच सड़क पे अगर वो शौच भी करने लग जाए तो उसको करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव लिबर्टी के तहत बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये संकल्पना क्या है, ये संकल्पना बिल्कुल मतलब मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं है, ठीक है। मानवीय व्यवहार हमेशा क्या होता है, मर्यादित होता है। पशुओं को ऐसी नेगेटिव स्वतंत्रता बिल्कुल पशु टाइप के संदर्भ में सही है। मनुष्यों के लिए तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं उस पर उशंकलता पे क्या करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। नहीं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो नेगेटिव स्वतंत्रता के समर्थक लड़के हैं वो तो बिल्कुल अधनग्न होकर के क्लासों में जाने लगेंगे।
समझ रहे हो? तो उनकी उच्छृंखलता को रोकने के लिए ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शंस रखना। इसलिए एक अनुशासन है, एक ड्रेस कोड है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसाक बर्लिन तो कहेगा नहीं नहीं ड्रेस कोड क्यों, मतलब क्या का मतलब क्या, ये तो इंटरफेरेंस है इन द पर्सनल लाइफ, ठीक है, उसकी जो मर्जी है वो पहने, तो नहीं नहीं। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि एक ऐसा वातावरण सृजित करें जिसमें हर व्यक्ति क्या कर सके, अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके, ठीक है। जैसे माता पिता ऐसे वातावरण सृजित करते हैं, ठीक, कि बच्चे के लिए किताब ले आए, कॉपी ले आए, लैपटॉप ले आए, कि वो अपना पढ़ करके आईएएस बन सके, इंजीनियर, डॉक्टर बन सके, ठीक है। लेकिन उसकी लाइफ में इंटरफेयर भी करते हैं जब तक वो काबिल नहीं बन जाता है, उसको डांटना, फटकारना, ठीक है, उसकी किसी जिद को न मानना, ठीक है, उसको फ़ोन न देना, ठीक है, फ़ोन न देना, उसको 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 वीडियो गेम न खेलने देना। तो ये क्या है कि एक पॉजिटिव वातावरण भी बनाते हैं, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं, बट दीज रिस्ट्रिक्शंस आर अल्टीमेटली मेंट फॉर द गुड फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। अब ये आया कि इंटरनेट के युग में हम कैसे समझाएंगे नेगेटिव लिबर्टी। जैसे इंटरव्यू में आपसे आई, इसकी इंटरव्यू में पूछे भाई कि नेगेटिव कि इंटरनेट के युग में आप समझाइए नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं क्या, किसे कहते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी यही होती है कि अगर हमने इंटरनेट बंद कर दिया, ठीक है, जैसे कि कहीं पे दंगा फसाद हुआ, 3 दिन के लिए नेट बंद कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंटरफेरेंस है उसकी लाइफ में। इसी तरह से जैसे कि आपने कई विद्वानों ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाना भी एक क्या था, वो एक इंटरफेरेंस था, ठीक है। तो इंटरनेट बंद कर देना, ठीक है, लोगों का, और ट्रोलिंग करना, सेंसरशिप, प्राइवेट सेंसरशिप भी होती है और गवर्नमेंट की सेंसरशिप भी होती है। कई बार सरकार भी क्या करती है, किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, ठीक है, जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा बनते जा रहे थे, उनको रुकवा दिया, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी की स्कॉलर वो कहते नहीं, आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद नहीं करा सकते, ठीक है, आप इंटरनेट शट डाउन नहीं कर सकते, आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। पर्सनल डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, आप समझ रहे हैं ना, आधार के लिए डाटा कलेक्ट किया, या अभी जो आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू जो चल रहा था, एसआईआर जो वोटिंग लिस्ट का, नहीं, वो सब नहीं कहा। वो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। इंटरनेट शट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया में डालता रहे, बोलता रहे, ठीक। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव लिबर्टीज़ इन द टाइम ऑफ द इंटरनेट। तो पॉजिटिव लिबर्टीज़ का मतलब है कि आप क्या करेंगे कि आपको, पॉजिटिव लिबर्टीज़ का मतलब होता है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है, और नागरिकों के लिए आवश्यक जो है कानून बनाना, ठीक है, ताकि उनकी प्राइवेसी सिक्योर रहे, जैसे कि अभी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लिया है 2023 में। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। अब इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिजिटल सिटीजनशिप क्या है। हाँ, इसमें मैंने क्वेश्चन पहले ही आपको दे दिए हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल लिबर्टीज ऑफन कंसीडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे अधिकांश समय में हम सामाजिक संविधा के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, टिप्पणी करें, ठीक है। दूसरा है कि लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रेगुलेटेड। स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं होती बल्कि विनियमित होती है, परीक्षण करें। तो ये क्वेश्चंस लिखते रहिए, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।